हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 3। लास्ट पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल का इंट्रोडक्शन क्या है। उसमें मैंने इंडिया का सिचुएशन जो है वो भी डिस्कस किया है कि हु जिनटाओ चाइना के प्रेसिडेंट जो है जब वो विजिट किया था तो वो किस तरह से हमारा फिर एटीट्यूड चेंज हुआ। उसके बाद फर्स्ट एचआर मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर अर्जुन सिंह जो है वो आए एंड उन्होंने जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स स्प्रेड ओवर इंडिया। एमबीए इंस्टीट्यूट खास करके एमबीए एमसीए इंस्टीट्यूट जो है वो 2004 के बाद तो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गए। समझ में आया? तो ये सब जो है वो दिखाता क्या है कि वी वांट मोर एंड मोर एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। विदाउट एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्री कैन नॉट डेवलप। समझ में आया? जितने भी डेवलप कंट्रीज है एंड फास्ट जो डेवलप हो चुके हैं वैसे कंट्री जो है वो खास करके वो फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर, मींस की ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। समझ में आया? अब हमारा इतना पॉपुलेशन का कंट्री 140 प्लस करोड़। एक मैंने मेरा शॉर्ट भी है, शॉर्ट भी जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। मैंने वो रेशियो जो है वो भी डिस्कस किया है उसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट शेयर है, अकाउंट होल्डर्स है, नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, उतना पॉपुलेशन यूएसए का है। लेकिन यूएसए का इनकम देखो, व्हाई इज इट सो? एजुकेशन, नॉलेज, फोकस जो है, फोकस कहां पे है? पब्लिक का। समझ में आया? तो वी आर 140 प्लस करोड़। समझ में आया? तो वी कैन ऑल्सो ग्रो लाइक एनीथिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है, सिचुएशन में बहुत सारे एटीट्यूड, इंडिविजुअल एटीट्यूड, देन आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, देन आफ्टर वी नीड टू रीशेप आवर थिंकिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ओके, अच्छा डेवलपमेंट है, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि हुआ ही नहीं है। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, पिछले 20 साल में तो ट्रिमेंडस चेंजेस है। समझ में आया? एंड लोग जो है वो भी नॉलेज कॉन्शियस होने लगे हैं आजकल। इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन जो है, लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से लेना, कौन से इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करना, विच पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज राइट रॉन्ग, उसके लिए जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रेशनैलिटी इन थिंकिंग वो चाहिए, दैट इज लैगिंग। इज दैट क्लियर? तो इससे पहले के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। समझ में आया? तो लिटरेसी का जो रेट है उसको हम एजुकेशन का रेट समझते हैं। दिस इज द मिसकॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो एजुकेशन का रेट हमें चाहिए, लिटरेसी रेट तो ओके हो जाएगा, वो तो लिटरेसी तो गूगल भी सिखा देगा। समझ में आया? लिटरेसी डेवलप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में? लैंग्वेज तो जो वो गूगल भी सिखा देता है, लेकिन एजुकेशन, थिंकिंग जो है वो राइट वे पे, राइट डायरेक्शन पे थिंकिंग जो है वो एजुकेशन से ही आता है। तो आज के इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमने देखा कि भाई जितना स्टॉक मैक्सिमम पॉसिबल skilled persons, educated persons is available in the economy, then we will have uninterrupted skilled labor force। अगर कंट्री में अनइंटरप्टेड स्किल लेबर फोर्स होगा, देन ओनली वी कैन ग्रो। यू जस्ट इमेजिन, फिर से मैं यहां पे यूएस का एक रेशियो आपके साथ जो है वो सिंपली डिस्कस करता हूं। स्टील कहां पे इन्वेंट हुआ? सबसे पहले यूएसए में हुआ। समझ में आया? यूएसए में सबसे पहले स्टील इन्वेंट हुआ।
उसके बाद जो है वो स्टील को कंस्ट्रक्शन में यूज करने का जो है वो यूएसए ने स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर स्टील का कंजम्पशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज हो गया। जस्ट इमेजिन, मींस कि यूएसए जो है वो प्रोडक्ट ऐसा बनाता है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड खर्च करता है। उसके बाद रिवॉल्यूशन आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना नहीं था यूएसए का, लेकिन बाद में जो है वो ये जापान का जो है वो बहुत ही अच्छा था उसमें, और उसके बाद जो है वो यूएसए का थोड़ा बहुत तो था, ऐसा नहीं बोल सकते। देन आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, समझ में आया? आईटी एंड कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट। आज जो है नेटवर्किंग, सोशल मीडिया वगैरह जो है, ट्विटर, एफबी, मेटा, ये जो भी है, यूट्यूब, ये जो भी है, ये डेवलप कहां से हुआ है? यूएसए से हुआ है। अब बताओ क्यों इतना कम पॉपुलेशन है? पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड को डायरेक्ट करने के लिए, राइट डायरेक्शन में पूरे वर्ल्ड को ले जाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएसए, वर्ल्ड बैंक यूएसए। जस्ट इमेजिन, समझ में आया? अब इसका इंटरलिंक ऐसा मत करना कि इसकी वजह से डॉलर जो है वो पावरफुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन एवरी पर्टिकुलर कॉर्नर, समझ में आया? जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं अर्थ के ऊपर, समझ में, तो उसका भी जो है वो सबसे पहले डेटा उनके पास है, एंड दे आर टेकिंग इनिशिएटिव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड बाय कीपिंग दैट इन व्यू जो है वो पूरा का पूरा रिसर्च, इनोवेशन वगैरह जो है वो वहां पे होता है, और उसको जो है वो उसके डायरेक्शन में सब लोग जो है वो जाते हैं, समझ में आया? पूरे वर्ल्ड को जो है वो कन्विंस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को कि भाई वी शुड do like this, we should go in this particular direction, and likewise everything is going in a most certain way. Is that clear? तो अब मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि नेशनल इनकम अगर हमें बढ़ाना है, इफ वी वांट टू इंक्रीज अवर नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ता है? ओनली व्हेन वी हैव मैक्सिमम पॉसिबल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 140 प्लस करोड़ है, लेकिन अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है तो क्या होगा? दूसरे कंट्री कंट्रोल करेंगे, समझ में आया? And what is the use of all this? Are you getting me or not? समझ में आया? तो this is what the importance of human capital formation. अब उसके लिए रियल नेशनल इनकम अगर इंक्रीज करना हो तो जितना हमारे पास एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना जो है वो आउटपुट ज्यादा होगा। Why is it so? Because the income of illiterate person is mediocre. कम होती है, जितनी जरूरत है उससे भी कम होती है, एंड इनकम ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन विल बी मोर। समझ में आया? तो उसका अर्निंग कैपेसिटी एजुकेटेड पर्सन का जो है वो इलिटरेट से ज्यादा है। इज दैट क्लियर? एंड विच इज व्हाई एजुकेशन इज मस्ट। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट, एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Enhancement of productivity of human capital। अब
प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ओके, आपका जो भी जवाब हो, लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। प्रोडक्शन मींस व्हाट? प्रोडक्शन इंक्रीज होना मींस प्रोडक्शन इंक्रीज होना एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्शन इंक्रीज होना मींस व्हाट? कि अगर 100 यूनिट्स पर डे के मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं आपके यूनिट में, आप 100 यूनिट्स पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ओके, और आप ऐसा सोचो कि हमें 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन पर डे का करना है, ओके। अब 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 8 लेबर्स 8 आवर्स काम करते हैं। 8 लेबर 8 घंटा काम करता है, तब 100 यूनिट्स पर डे का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओके। अब आपको 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे सोचो कि काम करो, सबके 2-2 घंटे बढ़ा दो, 2-2 3-3 घंटे एवरेज जितना प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करोगे 5th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन का 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आप पर हेड कितना एवरेज आता है उसके हिसाब से देख के बोलोगे कि भाई सबके 2-2 3-3 घंटे बढ़ा दो, समझ में आया? तो यहाँ पे जो वो 8 घंटा काम करता है, तो वो 8 लेबर्स 11 आवर्स काम करेंगे, ओके। अब 8 लेबर्स जो है वो काम करने में कहीं दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगे? अरे लेबर्स बढ़ा दो, उसमें क्या है, 10 लेबर्स, तो आपने लेबर्स भी बढ़ा दिया, वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिया सबका हर रोज का, ओके। और ये जो इंक्रीज हुआ ना 150 यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब अलग है। प्रोडक्टिविटी मींस व्हाट? 8 लेबर्स 8 आवर्स ही काम करेंगे, 8 लेबर 8 घंटा ही काम करेंगे, समझ में आया? एंड 100 यूनिट में से 150 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होगा। आपका कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? यहां पे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ना भाई, जस्ट इमेजिन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, से फॉर एग्जांपल 150 यूनिट्स तुमने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, लेकिन 10 लेबर 11 घंटे तक काम करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, इन सबको वेज रेट देना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट तो बढ़ गया तुम्हारा। यहां पे दूसरा यूनिट जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, समझ में? सेम लेबर सेम वर्किंग आवर्स एंड आउटपुट इज 150 यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो क्या होता है? एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल का प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे इंक्रीज होगा? दिस इज व्हाट? तो एक टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल, यस और नो? टेक्निकल स्किल, then technical knowledge, then after technical training and development. तो सर क्लियर? तो ये सब चीजें जो है जहां से क्या होगा, स्किल जो है वो एक प्रोडक्टिव स्किल इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है ह्यूमन कैपिटल का, एंड दैट पर्टिकुलर स्किल मस्ट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, एंड लाइकवाइज वी कैन अचीव विन विन सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। यस, अगर ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज कम है, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज में नॉलेज कम है,
कि कैसे एसेट को यूज करते हैं तो क्या होगा, डेप्रिशिएशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। इट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन डेप्रिशिएशन, इट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेस्ट, and that increase in the waste is the indirect loss। समझ में आया? इससे क्या होता है, indirect loss बढ़ जाता है। Is that clear? So efficient use of physical capital, यहाँ पे मैंने human capital लिख दिया, efficient use of physical capital कब होगा? Only when trained manpower is there, जिनको पता है कि कैसे काम निकाला जाता है। समटाइम्स व्हाट हैपन, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मशीन में क्या करते हैं पता है, कुछ ना कुछ मशीन, व्हेनेवर दे परचेज द मशीन एट दैट टाइम सेलर जो है, सेलर ने क्या बोला होता है कि भाई आपको 100 यूनिट्स ही पर डे का मैन्युफैक्चरिंग करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन ये विदाउट अनस्किल्ड लेबर जो वो क्या करते हैं पता है, बोलने वाला बोलने दो, उसमें क्या है, ओके हम जो है ना थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके, ओके थोड़ा ऑयल जो है ना अभी ज्यादा डाल देंगे, उससे क्या है कि मशीन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग करेगा और हम जो है 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे। समझ में? अब 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू भी हो जाता है, ओके मैंने प्रैक्टिकल देखा है, वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके 120 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होना भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो जो उसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ पीरियड जो है वो 10 साल का दिया हुआ होता है, ओके तो वो मशीन जो है वो 7 साल में जो है वो प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अब जहां पे 100 यूनिट का बोला है उसने कि 100 यूनिट ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वहां पे आप 120 यूनिट निकाल रहे हो थोड़ा ऑयल ज्यादा डाल के, लेकिन मशीन का कंप्रेसर जो है वो अगर हीट ज्यादा फेंकता है तो हीट की वजह से जो है वो वायरिंग अंदर का चलेगा या कुछ भी टेक्निकल नए नए इश्यू जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो इनडायरेक्टली होगा क्या, तुम्हारे फिजिकल एसेट का लॉस होगा। समझ में आया? तो ये सब करने के लिए द पर्टिकुलर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट is possible only when human capital formation is there। skilled manpower हमारे पास रेडी स्टॉक है, तभी जाके ये होगा। समझ में आया? everywhere in even in political party, समझ में आया कि एक अगर वेल ट्रेन्ड हाईली एफिशिएंट लीडर है, ओके तो डायरेक्टली सोचते हैं कि अगर इसको कुछ हो गया तो बाकी का जो है वो नाव कौन संभालेगा। समझ में आया? लाइकवाइज इन कंपनी एफिशिएंट सीईओ जो है तो उसका ऐसा ही है। इंफोसिस है तो इंफोसिस के फाउंडर के नारायण मूर्ति, के नारायण मूर्ति, ओके अब के नारायण मूर्ति ने जो इंफोसिस को जो वो जबरदस्त ग्रोथ करके ले गए कि एक लेवल से बियॉन्ड, ओके आईटी में एक लीडर ग्रुप बन गया आईटी सेक्टर में। समझ में आया? तो सब लोगों को कैसा लगा कि के नारायण मूर्ति के बाद तो कोई नहीं है, वो उनके जाने के बाद तो ये कंपनी कौन संभालेगा। लेकिन नेक्स्ट आए नंदन नीलकंठी। गूगल पे सर्च करना, नंदन नीलकंठी साहब जो है वो आधार कार्ड में वगैरह में जो है वो सरकार को बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है, और अभी ये जो नीट का जो इश्यू चल रहा है ना, नीट का सॉल्यूशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे, ऐसा मोदी जी का आया था, रील आया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर जॉब, असाइन दिस पर्टिकुलर जॉब टू नंदन नीलकंठी जी। वो जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हैंडल करेंगे कि टेक्नोलॉजी के यूज से कैसे हम एफिशिएंट वे पे एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो नंदन नीलकंठी जी ने जो है वो कंपनी को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया, इंफोसिस को। व्हाई? तो ये कब हुआ? ये हाईली स्किल्ड पर्सन है तब जाके। समझ में आया? और उनका एक बुक भी है, इमेज इन इंडिया, जबरदस्त बुक है।
अगर आपको ये बुक मिलता है, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो ये पढ़ने लायक बुक है, इमेजिन इंडिया, समझ में आया? सो एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये भी आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यस, एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब इनोवेशन, अगर कंट्री में इनोवेशन नहीं होगा तो एफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, बैंकिंग सेक्टर में जो इनोवेशन हुआ है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन कौन सा हुआ है? पहले एटीएम जो थे, एटीएम इतने नहीं थे, और एटीएम में क्या था पता है? सबसे पहले जब एटीएम लॉन्च हुआ तब की बात कर रहा हूं मैं, तब है ना, जिस बैंक का कार्ड तुम्हारे पास है उसी बैंक में कार्ड चलेगा, ओके, 1-2 महीना ऐसे चला था। उसके बाद पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज किया और सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा कनेक्टेड कर दिया, नेटवर्किंग सिस्टम इतना जबरदस्त डेवलप किया, कोई भी बैंक का कार्ड, डेबिट कार्ड, आप कोई भी एटीएम पे यूज करके पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एंड एट दैट टाइम पीपल अमेज्ड, लोग जो है वो 2 बार पूछते थे, क्या ऐसा है एक्सिस बैंक का कार्ड जो है वो आईसीआईसीआई के एटीएम में भी यूज हो सकता है? सब मैनेजर बोलते हैं हाँ, बैंकर बोलते थे हाँ, आपने सही सुना, वही है, समझ में? कोड जो है वो आपको एक ही डालना है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? इससे क्या होता है? ये क्या हुआ? इनोवेशन हुआ, समझ में? बैंकिंग सिस्टम में पूरा का पूरा इनोवेशन। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हुआ? अब ये इनोवेशन कब हुआ? ओनली व्हेन ट्रेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज देयर, समझ में आया? इसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो फिनेकल नाम है वो सॉफ्टवेयर का, और वो डेवलप किया इन्फोसिस कंपनी ने। फिर से इन्फोसिस का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, याद आया इसलिए, समझ में आया? तो इतने ट्रेन्ड एंड एफिशिएंट एंड नॉलेजेबल आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया में है, तब जाके ये पॉसिबल हुआ, नहीं तो हमें हायर करना पड़ता टैलेंट दूसरे कंट्री से, और दूसरे कंट्री उसका पैसा लेते हैं, समझ में? अब इससे बेनिफिट इकोनॉमी को क्या हुआ कि जो ट्रांजैक्शन होने में, मींस की कैश चेक इश्यू करने के बाद, चेक डिपॉजिट करने के बाद 8-10 दिन के बाद मेरे हाथ में पैसा आता था, वो सिर्फ विद इन एन आवर, 1 घंटे में वो पैसा मेरे पास आ जाता है। 6 से 7 दिन जो लगते थे प्रोसेस को, वो 1 घंटे में पैसा आने लगा। मींस की फास्ट वेलोसिटी, सर्कुलेशन कैश का फास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन हुआ, एंड दैट इज इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो है इस तरह का इनोवेशन जो होता है, इससे क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, समझ में आया? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज दिस, इज इट क्लियर? अगर स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो ये सब जो है वो पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इतना पॉसिबल नहीं है। आज स्टार्टअप कितने खुल रहे हैं, जस्ट इमेजिन, व्हाई इज इट सो? स्किल्ड मैन पावर, प्रोडक्टिव एजुकेशन सिस्टम, समझ में आया? और लोग जो है वो ब्लेम करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, अरे आपने अभी देखा नहीं, हम जो पढ़े हैं हमें पता है भाई एजुकेशन क्या है, हमने कितने कितने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, यू डोंट नो। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, समझ में आया? हमारे पास कुछ नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे। इन दैट सिचुएशन वी डेवलप आवरसेल्फ। इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो 10 न्यूज़पेपर ढूंढो, बस बात खत्म। और आपके पास आज जो वो स्मार्टफोन है, समझ लो। तो दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन, इन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। तो जिससे क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होता है। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर, की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सेवन फाइवर प्लान जो है, यहां पे ये पॉइंट याद रखना, 7 फाइवर प्लान से फोकस हुआ है
ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। समझ में आया कि हाई पॉपुलेशन इज द स्ट्रेंथ, ओके, हाई पॉपुलेशन इज नॉट द बर्डन। क्लियर? तो ये 7 फाइव प्लान से फोकस हुआ। एंड डेवलपमेंट जो है, लोग ऐसा बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। इज दैट क्लियर? द वे पीपल आर थिंकिंग, the way people wants to develop economically in their life, the way idea generate, और ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है अगर ग्लोबल लेवल के साथ कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं इंडिया का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हाई है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इश्यू है। समझ में आया? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक लेवल पे जाके डेफिनेशन सेम हो जाता है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो ही नहीं हो रहा है, इतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी। इज इट क्लियर? तो इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, इस एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिससे क्या होगा कि इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होता है, एंड दैट थॉट प्रोसेस विल लीड इन अ राइट एंड प्रॉपर डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट जो है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। कि जैसे हायर एजुकेशन से positive attitude, thoughts, and the capacity to generate idea, and the capacity to understand what is going on surrounding, and by keeping that in view, the rationality will develop, what to do, what not to do. Is that clear? तो ये सब जो है इससे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी लाइफ जो है वो लोगों के लाइफ में जो है वो एक क्वालिटी लाइफ जो है वो एक लेवल से इम्प्रूव होता है। समझ में आया? कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सा जॉब जो है वो करना है, कौन सा जो कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, they can find out, and they will be able to search, and they will be capable enough to get that particular job. And the last point जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड। यस, अब देखो, एक मैं यहाँ पे बुक में जो लिखा है वो डिस्कस में भी नहीं करूंगा। हाईएस्ट एजुकेशन रेशियो कौन से स्टेट में है? आप बोलोगे केरला। तीन चार साल पहले, अभी का तो मुझे पता नहीं ओके, लेकिन 3-4 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था हाईएस्ट सुसाइड रेशियो कौन से स्टेट में है? सेम केरला। शॉकिंग। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो ये आप दिमाग चलाओ। इज दिस एजुकेशन? टेल मी, बताओ। हाईएस्ट एजुकेशन जो है वो केरला से है, ओके, और हाईएस्ट सुसाइड रेशियो जो है वो भी केरला का है। 2 डायमेंशन। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, द पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ। अगर थोड़ा बहुत भी चैलेंज आता है एंड यू फ्रेजिल एंड इमीडिएटली यू कमिट सुसाइड, ओके, तो सुसाइड करेगा तो वो क्या होगा? दिस इज द ह्यूमन लॉस। समझ में आया? एक्सीडेंट होते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, एंड इन दैट एक्सीडेंट इफ द मैक्सिमम पॉसिबल यंगस्टर्स आर डाइंग, यंगस्टर्स का जो है वो मौत हो जाता है, ओके, सो दैट इज द लॉस इन ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्री का फ्यूचर है, समझ में? जहां से जो है वो अर्निंग करेंगे और लोग जो उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, गवर्नमेंट भी उनके ऊपर डिपेंड रहेगी, ओके, उनका लॉस हो रहा है। समझ में आया? दैट इज व्हाई बाय कीपिंग दैट इन व्यू सरकार ने जो है वो क्या किया था, ये रेशियो हाईएस्ट आया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन सरकार ने जो वो हेलमेट कंपलसरी किए थे ताकि ये रेशियो जो है वो कम किया जाए। एंड लाइकवाइज वी कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। ट्रेन्ड एजुकेटेड, आपने अगर स्टॉक बढ़ा दिया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो चुका है, स्टॉक बढ़ा दिया है स्किल मैन पावर का, तो फिर उसमें जो है वो डेथ होगा। तो यू जस्ट इमेजिन, अभी हमने सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखा,
पार्ट 2 में। ओके, तो ये सब सोर्सेज डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो एक्सपेंडिचर होता है ना, हाँ, तो एक्सपेंडिचर इतना करने के बाद वो ह्यूमन लॉस, सो दैट इज द मेजर इकोनॉमिक लॉस, तो वहाँ पे जो है वो सरकार फोकस कर रही है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। ओके, आप प्लीज़ 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 शेयर करिए, और आपको जो भी इसमें पॉइंट अगर आपके दिमाग में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। और दूसरे मेरे वीडियोस जो है वो केस स्टडी बेस्ड है, वो भी देखना और वो भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।